गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कृतिका का लेसन नंबर 2 मेरे संग की औरतें पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, कृतिका का लेसन नंबर 1 इस जल प्रलय में हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम लोग लेसन नंबर 2 मेरे संग की औरतें पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। बेटा, इस लेसन में मृदुला गर्ग ने अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में हम लोगों को बताया है। जैसे कि नाम भी है मेरे संग की औरतें, इसका मतलब मेरे साथ वाली औरतें। अब फैमिली मेंबर्स ही हैं वो जिनके बारे में मृदुला जी ने हम लोगों को इस पाठ के माध्यम से बताया है। बेटा, इस लेसन में यानी मधुरा जो गर्ग हैं, इनकी एक सबसे बड़ी बहन है जिनको रानी भी कहते हैं, लेकिन उनको बाद में मंजुला भगत के नाम से जाना जाता था, सबसे बड़ी बहन। और सेकंड नंबर वाली ये लेखिका खुद थी। थर्ड नंबर पर उनकी एक और बहन थी, चित्रा। चित्रा का घर का नाम गौरी था। फोर्थ नंबर पर उनकी एक और बहन थी, रेनू। ये बेटा स्वभाव से बड़ी ही विचित्र थी, दबंग थी। और फिफ्थ नंबर पर एक और बहन थी, अचला, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य किया। और 6 नंबर पर इनका एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव था, जिसने हिंदी में लिखना शुरू किया था बाद में। ये सारे फैमिली मेंबर्स के बारे में लेखिका ने हमें बताया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ी बहन मंजुला भगत की, जिसे रानी भी कहते हैं। बेटा, ये रानी जो थी, इसने अपनी शादी के बाद लिखना शुरू किया था और शादी के बाद ही ये मंजुला भगत के नाम से प्रसिद्ध हुई या जानी जाती थी। सेकंड नंबर पे लेखिका की हम लोग बाद में बात करेंगे। थर्ड नंबर पर है चित्रा। ये चित्रा मतलब इसका पढ़ने में कम मन लगता था और पढ़ाने में ज़्यादा मन लगता था। यानी ये अपने साथियों को, दोस्तों को वो सब्जेक्ट पढ़ाती थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व करती थी जिसमें वो बच्चे कमजोर थे। अब पढ़ाने का इतना शौक था इन्हें कि उनको तो समझा देती थी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती थी, लेकिन खुद के कम नंबर आते थे। यानी जब एग्जाम होता था तो ये जिन बच्चों को पढ़ाती थी, जो इनके शिष्य हो जाते थे, उनके ज्यादा नंबर आते थे और इनके उससे कम नंबर आते थे। तो इनकी पढ़ने में कम, पढ़ाने में ज्यादा रुचि थी। और इनकी जो एक बार में इनको जो पसंद आ जाता था वो फाइनल होता था। यहाँ तक कि इन्हें एक नजर में एक लड़का भी पसंद आ गया था और उसी दिन उन्होंने घर जाकर ये ऐलान कर दिया कि अगर मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के के साथ करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। ये बात लड़के को भी नहीं पता थी। अब लड़की के जिद के कारण माता पिता को झुकना पड़ा। यहां तक कि इसने अपने उसी लड़के से जाकर ये भी कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो तुझसे ही करूंगी। लड़के ने भी हाँ कर दी और
इन दोनों का विवाह हो गया। तो जो भी ये करना चाहती थी वो करके ही रहती थी। एक तरह से कहें कि जिद्दी स्वभाव की थी। अब हम बात करते हैं 4th नंबर पर रेनू की। बेटा, रेनू नहीं चाहती थी कि वो बीए भी पास करे, लेकिन पिता ने इमोशनली समझाकर, बताकर और जैसे तैसे उन्हें बीए पास करने के लिए दबाव डाला। अब पिता की इच्छा या आदेश मानकर उन्होंने जैसे तैसे बीए पास कर लिया। यहाँ तक कि एक बचपन की घटना है कि इन्होंने अपने बचपन में उस समय के जनरल थीमिया को एक पत्र लिखकर उनसे उनकी फोटो मंगवाई थी। मतलब बचपन में छोटे बच्चे होते हैं, तो जब ये छोटी थी तो इन्होंने उस समय के जो जनरल थे थीमिया, उनको पत्र लिखा और उनकी खुद की फोटो भेजने का रिक्वेस्ट किया। और जैसे रिक्वेस्ट की वैसे जनरल मेथिया ने अपनी फोटो इसको भेज दी थी। ये अपनी इच्छा की खुद मालकिन थी। एक घटना है बेटा, दिल्ली में जब 1950 में जब एक बार 9 इंच तक बहुत तेज बारिश हुई, बहुत तेज, 9 इंच काफी ज्यादा पानी होता है, तो घर वालों ने सबको मना किया कि स्कूल मत जा, क्योंकि बस भी लेने नहीं आई थी। अब बस भी नहीं आई, घर वाले भी मना कर रहे हैं कि बेटा स्कूल मत जा, पानी मिलेगा, स्कूल बंद मिलेगा। लेकिन रेनू ने किसी की भी बात नहीं सुनी और वो पैदल ही स्कूल चल दी। अब रास्ते में जब पैदल 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 जा रही थी तो वहां जाकर देखा कि सच में स्कूल तो बंद था। इस बात का उसे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ कि भाई मैं पैदल आई, स्कूल आई, बरसात हो रही है, 9 इंच का पानी भरा हुआ है। उसका बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। बल्कि जब वो वापस 2 मील चलकर वापस घर जा रही थी, तब वह उस समय के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव लेती हुई घर जा रही थी। क्योंकि नेचुरल बात है, अगर मौसम बरसात का होता है और बरसात के बाद अगर इतना सुंदर लगता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो खुद का भी घूमने का बड़ा मन करता है। तो रेनू जो थी उस समय उस सौंदर्य को महसूस कर रही थी, फील गुड कर रही थी और वो खुशी खुशी कितने 2 मील चलकर वापस अपने घर आई थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी दुख नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट 5th नंबर की बहन के बारे में हम लोग बात करते हैं, अचला। अचला ने पत्रकारिता और अर्थशास्त्र में पढ़ाई की थी। इन्होंने अपने पिता की इच्छा के अनुसार यानी पसंद के अनुसार शादी की थी। और 6 नंबर पर आता है राजीव। राजीव ने हिंदी भाषा में लेखन किया था। अब हम बात करते हैं लेखिका की। लेखिका मृदुला गर्ग। बेटा, मृदुला गर्ग की जब शादी हुई उसके बाद इन्हें एक बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहना पड़ा था। और वहाँ उन्होंने देखा कि लड़का और लड़की में यानी महिला और पुरुष में वहाँ भेदभाव होता है। इस भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने वहाँ पर जो सिनेमा देखते समय या औरतें जो अलग अलग स्थानों पर बैठते थे उनको एक साथ
अभिनय करने का मौका दिया, अभिनय करने के लिए तैयार किया कि भाई मर्द और औरतें एक साथ अभिनय करें, क्योंकि वो चाहती थी कि यहाँ पर यानी डालमिया जो नगर है, यहाँ पर जो भेदभाव है नारी और पुरुष में, वो भेदभाव कम कर सके। खत्म तो एकदम नहीं हो सकता, ये बात सही है, क्योंकि किसी भी बुरी चीज को अगर हम लोग हटाना चाहें तो वो धीरे 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 जाती ही जाती है, एकदम से कभी भी नहीं जाती है। तो लेखिका ने कोशिश की कि डालमिया में जो नारी और पुरुष, औरतें और मर्दों के बीच में जो भेदभाव है उसको वो कम कर सके, और इसी भेदभाव को कम करने के लिए उन्होंने अभिनय करने के लिए दोनों को एक साथ राजी किया। फिर बाद में धीरे धीरे वो एक साथ अभिनय करने लगे, और ये वहां पर 4 वर्षों तक रही। भेदभाव कम भी हुआ बेटा, ऐसी बात नहीं है कि भेदभाव नहीं रहा, कम हुआ था, कम भेदभाव हुआ था, और वो वहां पर 4 वर्ष तक रही। वहां उसके बाद वहां से जब वो गई हस्बैंड के साथ, तो वो कर्नाटक के बागलकोट में गई, यानी डालमिया स्थान के बाद वो कर्नाटक के बागलकोट में गई। वहां पर देखा कि कोई भी अच्छा स्कूल नहीं है, छोटा प्राइमरी स्कूल नहीं है, क्योंकि इनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और ये अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना चाहती थी, और इन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। अब ये चाहती थी कि भाई कोई प्राइमरी स्कूल खुले, इसलिए वहां इन्होंने कैथलिक विपश, ये नाम है कैथलिक बिशप, जो वहां के बड़े थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि बच्चों का स्कूल खोला जाए। लेकिन जैसे ये कैथलिक बिशप जी जो थे, इन्होंने लेखिका की बात को अनसुना कर दिया। अब जब अनसुना कर दिया तो लेखिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था कि मैं प्राइमरी स्कूल खुलवा के ही रहूंगी। उन्होंने वहां के जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने उन लोगों की सहायता ली और उनको कलेक्ट किया, स्कूल के लिए समझाया, मनाया, और फिर कोशिश करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोला। कौन कौन सी? अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला प्राइमरी स्कूल खुलवाया ही नहीं, बल्कि उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई थी। तो ये जो लेखिका हैं, इन्होंने अपनी जिद हर जगह पूरी की, यहाँ तक कि लेखन क्षेत्र में भी ये आगे से आगे प्रगति करती रही। लेखिका के जीवन में 2 अहम औरतें और भी हैं। एक है इनकी नानी, जिनको इन्होंने देखा ही नहीं था, और दूसरी है परदादी। अगर हम लोग पहले परदादी की कहानी सुने कि वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लेडी थी। परदादी ने ईश्वर से ये मन्नत मानी कि मेरे यहाँ पुत्री जन्म ले। ईश्वर ने उनकी मन्नत ऐसे पूरी की कि एक के बाद एक
एक के बाद एक 5 कन्याएं उनके घर पैदा हुई। यहां तक कि जिस दिन दादी ने मन्नत मानी थी, ईश्वर से मन्नत मानी थी, उस दिन आकर उन्होंने गांव में सबको बता दिया कि मैंने तो बेटी होने की मन्नत मानी है। और मन्नत पूरी कैसे हुई? 5 कन्याएं पैदा होकर। तब लोग भी हंसकर कहने लगे कि तुमने मन्नत कैसी मानी कि तुम्हारे यहाँ तो कन्याएं ही पैदा हो रही हैं। लेकिन दादी को फर्क नहीं पड़ा। एक दिन की बात है बेटा कि घर के लोग सब शादी के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। अगर आपने सुना हो कि जब घर में शादी होती है तो कुछ कास्ट में, मैं सभी कास्ट की बात नहीं कर रही हूं, कुछ कास्ट में महिलाएं शादी में नहीं जाती हैं। जो महिलाएं शादी में नहीं जाती हैं वो रात को रत जगा करती हैं। रत जगा का अर्थ होता है कि पूरी रात जागकर मनोरंजन करना या गीत गाना या भक्ति संगीत करना, कुछ भी करना, यानी सोना नहीं है उनको, बस ये ध्यान रखना। अच्छे शुभ काम के लिए जब बाहर जाते हैं तो ये महिलाएं पीछे से हटखेलियां करती हैं, क्रीड़ाएं करती हैं, मनोरंजन करती है ताकि रात को नींद ना आए, सभी हंसी मजाक में रात निकल जाए। और सबसे बड़ी बात, कोई सोए नहीं। तो शादी में लोग बाहर गए हुए थे तो पीछे से महिलाएं दूसरे कमरे में रत जगा कर रही थी, मनोरंजन कर रही थी। तो दादी को लगा कि भाई मैं यहाँ सो नहीं पाऊंगी, शोर ज्यादा आ रहा है, इसलिए वो एक अंदर वाले कमरे में जाकर सो गई। अब सो गई तो काफी रात हो गई। काफी रात होने पर उन्हें प्यास लगी। इसमें एक चोर उनके कमरे में घुस आया। हल्की सी आवाज हुई चोर से, तो उस आवाज को सुनकर दादी जाग गई और उसने उस चोर से पानी पिलाने के लिए कहा। तो चोर ने कहा, दादी मैं चोर हूं। तो दादी ने कहा, क्या चोर है तो क्या पानी नहीं पिलाएगा? तो चोर ने कहा, दादी पानी तो लोटे में नहीं है। तो दादी ने कहा, ठीक है बाहर जा, बाहर एक कुआं है, कुएं से पानी भर ला। तो चोर गया और कुएं से लोटा भर के लाया। दादी को पानी पीने के लिए दिया। दादी ने पानी पिया और पानी जो बचा हुआ था वो चोर को पीने के लिए कहा। चोर ने भी वो आधा बचा हुआ पानी पी लिया। तब दादी ने कहा कि देख, तूने मेरा जूठा पानी पी लिया है, अब तू मेरा बेटा बन गया है। अगर तू चाहता है तो चोरी कर, अगर तू चाहता है तो खेती बाड़ी कर, कोई दूसरा काम कर, तेरी जो इच्छा हो वो कर, लेकिन तू मेरा बेटा बन गया है। इस घटना का चोर के दिल पर बहुत गहरा असर हुआ और उस दिन से उस चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और छोड़कर उसने खेती बाड़ी करना आरंभ कर दिया। तो दादी की सलाह से, सीख से एक चोर का जीवन बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया और उसने चोरी छोड़कर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। हम लोग अब बात करते हैं लेखिका की नानी की। जैसे मैंने पहले बताया, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, सिर्फ उनके बारे में सुना था।
सिर्फ सुना था। अब उन्होंने ये सुना कि नानी ये चाहती थी कि उनकी बेटी का विवाह आजादी में भाग लेने वाले किसी क्रांतिकारी नवयुवक के साथ हो। अब नानी, उस समय आजादी आंदोलन चल रहे थे, तब उन्होंने अपने पति का एक मित्र था प्यारेलाल, यानी लेखिका की नानी ने अपने पति के दोस्त प्यारेलाल को बुलाया और उससे कहा कि मेरी बेटी के लिए कोई आजादी में यानी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले किसी नवयुवक को ढूंढो, मैं उसी से अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र को क्यों बुलाया? बेटा, लेखिका के जो नाना थे वो विलायत शादी के बाद पढ़ने गए थे। वो वहां से पढ़कर आए, विलायती पास करके आए, विदेश में पढ़ने गए थे। जब वो वहां से पास होकर आए, पढ़कर आए, तब लेखिका की नानी ने उनके दिनचर्या पर, रोजमर्रा पर, रहन सहन पर कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया। यानी नाना जी विदेशी विलायती बाबू बनकर रहते थे, जैसा विलायत में लोग रहते हैं, उठना बैठना होता है, पहनावा होता है, वो सारा उसके नाना जी का था। यानी जब नाना जी विदेश से पढ़कर लौटे थे तब उनकी आदतों में, रहन सहन में, कपड़ों में परिवर्तन आ गया था। और इसी परिवर्तन पर लेखिका की नानी ने कभी कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया। जैसे वो रहते थे वैसे ही वो रहने लगे। उन्होंने कभी भी बीच में दखल अंदाजी नहीं की। इसलिए लेखिका की नानी अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकती थी। जब उन्होंने अपने पति को नहीं टोका तो नेचुरल बात है, पति भी उनको किसी भी काम करने के लिए नहीं टोकेंगे। और वो वैसे कुछ कहते भी नहीं थे, समझदार थे। तो इसलिए लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारेलाल जी को बुलाया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले किसी स्वतंत्रता सेनानी को खोजने के लिए कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करवाऊंगी। तब प्यारेलाल जी ने एक नवयुवक ढूंढा। ये जो नवयुवक है बेटा, ये उस समय ICS की परीक्षा दे रहा था, साथ में आंदोलन में भी भाग ले रहा था। ICS की परीक्षा में ये भाग नहीं ले पाया क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब में वो इंसान भाग नहीं ले पाते हैं जो स्वतंत्रता में भाग लेते थे। क्योंकि अगर आपने ये देखा हो कि भाई अंग्रेजों को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, वो देशद्रोही बोलते हैं ऐसे लोगों को, इसलिए उसे नौकरी नहीं मिली। जब एग्जाम ही नहीं देने दिया तो नौकरी भी उन्हें नहीं मिली। अब लेखिका की माँ की शादी हो गई उस नवयुवक के साथ। माँ ससुराल आ गई। ससुराल वालों को लेखिका की माँ की बातें अच्छी लगती थी। कौन सी बातें? पहली बात तो ये थी कि लेखिका की माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी, कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरी बात, किसी की भी सीक्रेट बात अगर कोई अपने मन की बात उससे शेयर करता था
तो उसकी सीक्रेट बात किसी तीसरे को जाकर नहीं कहती थी। यानी घर के मेंबर्स उनके पास आकर अपने मन की बात कह सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि लेखिका की माँ किसी को भी उनका सीक्रेट नहीं बताएगी। ये जो दो अच्छी आदतें थी लेखिका की माँ की, इस कारण सभी लोग लेखिका की माँ को पसंद करते थे, सबके दिलों पर राज करती थी। हाँ, ये सही है कि लेखिका की माँ को साड़ी बांधना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके साड़ी पहनना सीख लिया था। पतली दुबली थी, नाजुक थी, लेकिन घर का काम नहीं करती थी, लेकिन फिर भी सभी घर के लोग उसे पसंद करते थे। क्योंकि अक्सर आप लोग देखेंगे ससुराल में जब बहू आती है और वो काम नहीं करती तो काम नहीं चलता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। लेखिका की माँ नाजुक थी, कमजोर थी, लेकिन फिर भी कोई भी किसी भी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं थी। यहाँ तक कि लोग इसके पास आते थे सलाह लेने के लिए। तो लेखिका की माँ में ये कुछ चीजें अच्छी थी जिस कारण से सभी लोग उसे पसंद करते थे। लेखिका ने अपने परिवार के लोगों के बारे में बताया और समझाया है हमें, इसीलिए इस लेसन का नाम मेरे संग की औरतें रखा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? आपको जैसा मैंने बताया था कि शादी के बाद लेखिका के जो नाना जी थे वो विदेश में पढ़ने गए थे और विदेश से पढ़ के आने के बाद उन्होंने वहां बैरिस्ट्री की थी, वकील की नौकरी की थी। बैरिस्ट्री जब पढ़कर वो वहां से आए थे तो अपनी शान और शौकत से जिंदगी बिताने लगे, पर नानी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया था। नानी ने अपनी पुत्री यानी लेखिका की माँ की शादी का जिम्मा प्यारेलाल जी को सौंप दिया था। अपनी बेटी की शादी किसी अंग्रेजी साहब से ना करवाकर आजादी में भाग लेने वाले क्रांतिकारी से करवाना चाहती थी। इन सब बातों को जानकर लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से इम्प्रेस हुई थी, इसीलिए उन्होंने देखा कभी नहीं था, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी, इन्हीं कारणों से। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? बेटा, अगर हम लोग उस समय अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों का शासन था। अगर आपको याद हो कि जो भी आजादी के आंदोलन में भाग लेते हैं वो तो हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में भाग लेते थे, डायरेक्ट ना लेकर अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? अब ये नानी की बात हम लोग कर रहे हैं। नानी ने जो अंग्रेजी आजादी के आंदोलन में जो भागीदारी निभाई थी वो इनडायरेक्ट वे में निभाई थी, यानी खुलकर सामने नहीं आई। क्यों? उन्होंने जो अपनी देशभक्ति की भावना प्रकट की है, वो देशभक्ति की भावना अपनी बेटी की शादी आजादी आंदोलन में भाग लेने वाले युवक से करवाना चाहती थी। तो ये भी एक देश प्रेम की ही भावना है कि उन्होंने उनके नाना जी विदेश से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़ के आए थे। अगर वो चाहती तो अपनी बेटी की शादी किसी विदेशी विलायत बाबू से करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी देशभक्ति को जाहिर करते हुए, बताते हुए उन्होंने
अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बेटी की शादी किसी देशभक्त से करवा दी थी। तो इस प्रकार उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी देशभक्ति दिखाई थी। मां के व्यक्तित्व की विशेषताएं, जैसा मैंने आपको बताया था कि उसकी मां पतली दुबली कोमल नाजुक थी, परंपरा वाद के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी वो सबके हृदय पर राज करती थी। क्यों? जैसा मैंने बताया था कि कभी झूठ नहीं बोलती थी, किसी की सीक्रेट किसी दूसरे के आगे नहीं शो करती थी, इसलिए लोग उनके पास आकर सलाह लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर का माहौल। तो बेटा, लेखिका की दादी का घर का माहौल बहुत अच्छा था। बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। सभी सदस्य विनम्रता और अपनेपन के भाव से रहते थे। दादी भी साथ रहती थी, जैसे आपको बताया था उनके साथ जो घटना हुई थी। स्वतंत्रता का वातावरण था, वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। यहां तक कि अगर घर में किसी की चिट्ठी आ जाती तो उस चिट्ठी को कोई भी खोलकर नहीं पढ़ता था। जिसके नाम की चिट्ठी होती थी वो उसी को ही दे दी जाती थी बिना खोले। तो घर का माहौल बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कल्पना करिए कि परदादी ने पोतू बहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की ही क्यों मांगी। ये आपको स्वयं करना है। इसमें एक क्वेश्चन और भी है कि डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने के बजाय हमें किसी को सही पर, अगर इसका क्वेश्चन का मीनिंग है कि अगर हम किसी को बिना डराए बिना धमकाए भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है, तो ये वाली बात कितनी सही है आप पाठ के आधार पर बतानी है। इसमें बेटा वो घटना आएगी चोर वाली। अगर परदादी हल्ला मचा देती, शोर मचा देती कि चोर 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 चोर, तो चोर कभी भी चोरी नहीं छोड़ता। लेकिन दादी के सरल सहज व्यवहार के कारण, अपनेपन के कारण चोर ने चोरी करना छोड़ दिया था। इसलिए हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगर हमें किसी में चेंज लाना हो, परिवर्तन लाना हो, तो हमें डराने धमकाने उपदेश देने के बजाय हमें उसके साथ सहजता का व्यवहार करना चाहिए।